तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं आपका बाबा जी स्टडी यूट्यूब चैनल के करंट अफेयर्स के सेशन में। तो फ्रेंड्स, आज है 5 जुलाई और 5 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आने वाले किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और हाँ फ्रेंड्स, यदि आप इस करंट अफेयर्स की PDF फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तब बाबा जी स्टडी टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन को। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि जुलाई 2021 में उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली। तो जुलाई 2021 में भाजपा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। धामी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी RSS में स्वेच्छा से कार्य किया है और 10 वर्षों तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABPP के सदस्य रहे हैं। वे 2002 से 2008 तक भारतीय युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं। तो इन्होंने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो कहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं। उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर कौन है? तो उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम की गवर्नर बेबी रानी मौर्य है। और कल आपका एक प्रश्न था कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि तीरथ सिंह रावत ने अपना शपथ पत्र किसे दिया? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने अपना शपथ पत्र वहां के राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को दिया। यानी कि कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपना शपथ पत्र किसे देता है? बेबी रानी मौर्य, यानी कि अपने स्टेट के राज्यपाल को देता है। तो उत्तराखंड के CM जो कि तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने अपना शपथ पत्र बेबी रानी मौर्य को दिया। अब सवाल यह उठता है कि यदि राष्ट्रपति अपना शपथ पत्र देना चाहे तो वह किसे अपना शपथ पत्र देगा? तो राष्ट्रपति अपना शपथ पत्र भारत के मुख्य न्यायाधीश को देगा। भारत यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपना शपथ पत्र देगा। और आपको बताना है कि प्रेजेंट टाइम के भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। यदि आपको हमारा सेशन पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर जरूर कर दें। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। जम्मू और कश्मीर में किस कॉलेज में एक मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक चालू किया गया? एंटी रेबीज क्लिनिक का नाम क्या है? एनिमल बाइट क्लिनिक नाम से एक एंटी रेबीज क्लिनिक चालू किया गया। तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में जम्मू कश्मीर के एक मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक चालू किया गया। आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर में डोडा के सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक मॉडल एंटी रेबीज क्लिनिक चालू किया गया। इसे राष्ट्रीय रेबीज नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्थापित किया गया। इस मॉडल एंटी रेबीज के क्लिनिक का उद्देश्य WHO के लक्ष्य और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के अनुरूप 2030 तक रेबीज से होने वाली मौतों को सुनिश्चित करना है। और मैंने आपको पहले रेबीज के बारे में बहुत बार बता चुका हूँ कि रेबीज किस कारण से होता है और कैसे होता है। तो आप रेबीज के बारे में जितना कुछ जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और मुझे लगेगा कि आप लोग अच्छे से स्टडी कर भी रहे हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एशियंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एशियंस के लेखक है हमारे धवल कुलकर्णी। कौन? धवल कुलकर्णी। पत्रकार धवल कुलकर्णी ने नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एशियंस का प्रकाशन पैन मैकमिलन इंडिया द्वारा 2022 में किया जाएगा। इसे पैन मैकमिलन द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। तो आपसे प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी एशियंस किसके द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? तो पैन मैकमिलन द्वारा प्रसारित किया जाएगा। और कब किया जाएगा? तो यह 2022 में प्रकाशित किया जाएगा। कुलकर्णी ने पहले द कंजियंस ठाकरे, उद्धव राज एंड द शैडोज ऑफ डियर सेनास और द बावला मर्डर केस, लव, लस्ट एंड क्राइम इन कॉलोनियल इंडिया जैसी पुस्तकें लिख चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधीज एशियंस, जो कि प्रकाशित किया जाएगा पैन मैकमिलन द्वारा। कब? 2022 में। तो अब आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो कि मैं पीछे आपको करा चुका हूँ कि भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने
आर.बी. रविचंद्रन द्वारा लिखित पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का विमोचन किया। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो एन.वी. रमना है, और उन्होंने आर.बी. रविचंद्रन द्वारा लिखी एक पुस्तक एनोमलीज इन लॉ एंड जस्टिस का भी विमोचन किया। तो यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि मैं आपको पीछे करा चुका हूँ। यदि आप रेगुलर मेरी क्लासेस देखते होंगे तो आपको इस प्रश्न का जवाब पता होगा। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 4 है कि स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि हर वर्ष कब मनाई जाती है? तो स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि हर वर्ष 4 जुलाई को मनाई जाती है, और उन्हें भारत के सबसे बेहतरीन आध्यात्मिक नेताओं और बुद्धिजीवियों में से एक माना जाता है। स्वामी विवेकानंद के उन्होंने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में अपने भाषण के लिए जाना जाता है। विवेकानंद को 19वीं शताब्दी में अंतरधार्मिक जागरूकता बढ़ाने और हिंदू धर्म को वैश्विक मंच पर लाने का श्रेय दिया गया है, और इन्होंने 1893 में कहाँ पे भाषण दिया था? शिकागो के विश्व धर्म संसद पर। तो यह भी प्रश्न आपसे पहले पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद ने अपना भाषण 1993 के शिकागो के किस स्थान पे दिया था? तो विश्व धर्म संसद में अपना भाषण दिया था। अब आपसे स्वामी विवेकानंद से रिलेटेड एक और प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को किस रूप में मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 12 जनवरी को प्रतिवर्ष विवेकानंद जी की जयंती मनाई जाती है, और 4 जुलाई को उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है। पुण्यतिथि तो आप समझते हो कि यानी कि जिस दिन डेथ हुआ, और जयंती जिस दिन बर्थ किए उसको जयंती बोला जाता है। तो युवा दिवस के रूप में किसके जन्म दिवस को मनाया जाता है? तो स्वामी विवेकानंद की जन्म दिवस को युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? तो वह प्रतिवर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे 4 जुलाई की बात आ गई है, तो 4 जुलाई से इंपॉर्टेंट एक और फैक्ट मैं बता देता हूँ। 4 जुलाई को आपके भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा की भी जयंती है। वे 1964 में जवाहरलाल नेहरू और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद 2 छोटी अवधि के लिए भारत के प्रधानमंत्री बने थे। मतलब कि जवाहरलाल नेहरू के बाद और लाल बहादुर शास्त्री के बाद कुछ महीनों के लिए वे भारत के प्रधानमंत्री बने थे। और आपको बता दें कि गुलजारी लाल नंदा को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया, जो कि भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है, जिसे 1997 में पुरस्कृत किया गया गुलजारी लाल नंदा को। अब 4 जुलाई के लिए एक और इम्पॉर्टेंट डे है। क्यों? क्योंकि यह यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए इम्पॉर्टेंट डे है। आपको बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका की स्थापना की 245वीं वर्षगांठ 4 जुलाई 2021 को मनाएगी। देश के स्वतंत्र होने के बाद से संयुक्त राज्य अमेरिका में 4 जुलाई एक महत्वपूर्ण संघीय अवकाश रहता है, यानी वहाँ छुट्टी का दिन रहता है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका में दूसरी महाद्वीपीय कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया था। यानी अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 4 जुलाई को। और कब स्वतंत्र हुआ? तो 1776 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। अब यह अमेरिका के बारे में आए तो अमेरिका के बारे में जान लेते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी अमेरिका की राजधानी है। अमेरिका की करेंसी क्या है? तो यूएस डॉलर अमेरिका की करेंसी है। और अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट कौन है? तो जो बाइडेन अमेरिका के प्रेजेंट टाइम के प्रेसिडेंट हैं। और अमेरिका की संसद का क्या नाम है? तो कांग्रेस अमेरिका की संसद का नाम है। और आपकी चाइना की संसद का क्या नाम है? तो पीपुल्स कांग्रेस चाइना की संसद का नाम है। तो ये दोनों जैसे ही कांग्रेस है, आपको याद आ जाने चाहिए ये दोनों फैक्ट। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अपने प्रश्न संख्या 5 की ओर। इस प्रश्न से हमें इतनी ही जानकारी मिल पाती है। प्रश्न संख्या 5 है, और प्रश्न संख्या 5 को मैंने इस तरह से डिजाइन किया है कि आपको ज़्यादा डेटा याद करने की जरूरत ना पड़े। अब बस क्वेश्चन को नोट करो और आपको डेटा याद हो जाए। क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि इलेक्ट्रिक प्लेन स्टार्टअप एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने अपने एलिस कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया। एलिस कितने यात्रियों को 660 मील यानी 1046 किलोमीटर तक ले जा सकती है? अब यह प्रश्न तो इस प्रकार है, और इसका आंसर है आपका 9, कि एलिस 9 यात्रियों को एक साथ 1046 किलोमीटर तक ले जा सकती है। अब आपसे प्रश्न किस प्रकार से यह प्रश्न पूछेगा दूसरे तरीके से, जिसको मैंने एक ही प्रश्न में डाटा को कलेक्ट करने के लिए इस तरह से डिजाइन करने का प्रयास किया हूं मैं। अब प्रश्न यह भी पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिक प्लेन स्टार्टअप एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने अपने कौन से एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया? तो एलिस नाम के कंप्यूटर एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया। अब आपसे यह भी प्रश्न पूछेगा कि एलिस नाम का प्रोडक्शन वर्जन कितने यात्रियों को ले जा सकता है? तो 9 यात्रियों को एक साथ ले जा सकता है। और एलिस नाम का प्रोडक्शन वर्जन 9 यात्रियों को एक साथ कितना किलोमीटर दूर ले जा सकता है? तो
1046 किलोमीटर दूर यानी 650 मील दूर ले जा सकता है। तो 3 प्रश्न को मैंने एक प्रश्न में समाहित करने का प्रयास करके लैंग्वेज को इतना थोड़ा सा बड़ा किया। आप जब नोट डाउन करके याद करते जाओगे तो आपको यह आसानी होगी। चलिए मैं आपको इसकी डिटेल समझा देता हूँ कि इलेक्ट्रिक प्लेन स्टार्टअप एविएशन एयरक्राफ्ट लिमिटेड ने अपने एलिस कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन वर्जन का अनावरण किया। अग्रणी मॉडल के 2024 में सेवा प्रविष्टि से पहले 2021 की दूसरी छमाही में उसकी एक उद्घाटन उड़ान निर्धारित है। एलिस 9 यात्रियों को 1046 किलोमीटर तक ले जा सकती है। डिजाइन वर्तमान में उपलब्ध बैटरी सेल का उपयोग करता है और भविष्य की प्रगति पर निर्भर नहीं है। आगे इस पे डिजाइन में और सारा कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर। हमारा प्रश्न संख्या 6 है कि अंतरिक्ष में अब तक का सबसे अधिक ऊर्जा आफ्टर ग्लो पाया गया जो एक विद्रोही प्रतीत होता है। निम्नलिखित में से किस विस्फोट से उत्सर्जन का पता चला था। तो अंतरिक्ष में अब तक का सबसे अधिक ऊर्जा आफ्टर ग्लो पाया गया जो कि एक विद्रोही प्रतीत होता है। अब तक के सबसे उल्लेखनीय गामा रे ब्रस्ट यानी कि जिसको GRB से भी जाना जाता है, गामा रे ब्रस्ट विस्फोट से उत्सर्जन हुआ जिसे 4.5 अरब प्रकाश वर्ष दूर एक आकाशगंगा से निकलने वाला उत्सर्जन प्रकृति में जटिल पाया गया था। GRB अर्थात गामा रे ब्रस्ट एक संक्षिप्त अवधि के लिए चला। उसके बाद प्रांट एमिशन कहे जाने वाला एक उच्च ऊर्जा के रूप में प्रारंभिक उज्ज्वल फ्लैश पैदा हुआ कहाँ, अंतरिक्ष में। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो हुआ है वह आपका ऊर्जा आफ्टर ग्लो पाया गया है जो कि आपका गामा रे ब्रस्ट के हुई उत्सर्जन कहा जा रहा है जो कि पहले नष्ट भी हो चुका है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को 2020 के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट का काउंसिलिंग इंटरनेशनल के महानिदेशक के रोल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया। यानी कि रोल ऑफ एक्सीलेंस में किस हवाई अड्डे को शामिल किया गया। तो आपको केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को बेंगलुरु के 2020 के लिए प्रतिष्ठित एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के महानिदेशक के रोल ऑफ एक्सीलेंस में शामिल किया गया। इसे लगातार बेहतर ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सम्मानित किया गया है और रोल ऑफ एक्सीलेंस उन हवाई अड्डे को मान्यता देता है जिन्होंने यात्रियों की राय में सेवा की गुणवत्ता के लिए प्रति मजबूत प्रतिबद्धता प्रदर्शित की है। तो फ्रेंड्स मतलब रोल ऑफ एक्सीलेंस उन प्लेनों को मिलता है जहां का फीडबैक यात्रियों को काफ़ी अच्छा रहता है। तो इसी कारण जो आप कभी भी कस्टमर केयर से भी बात करते होंगे तो वो आपको फीडबैक देने के लिए कहते हैं क्योंकि उनसे उनकी पगार में इंक्रीजमेंट या इंसेंटिव जिसे हम कहते हैं वो मिलता है। तो आप फीडबैक किसी भी चीज़ का मांगे तो आप ज़रूर दिया करिए, अच्छा या बुरा ज़रूर दिया करिए। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 है कि 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक किसे नामित किया गया है। तो शीर्ष पैरा हाई जंपर मरियप्पन थंगावेलु को 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में भारतीय दल का ध्वजवाहक नामित किया गया है और उन्हें 2020 में देश के सर्वोच्च खेल पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। विश्व पैरा एथलीट्स द्वारा भारत को 4 महिला एथलीटों सहित 24 स्लॉट प्रदान किए गए हैं। तब यह पैरालंपिक की बात है। अब आपको बता दें कि जो अभी टोक्यो ओलंपिक होने वाला है तो टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से कौन से ध्वजवाहक के रूप में किसे नामित किया गया है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में नामित कोई नहीं किया गया है लेकिन किसी की बात चल रही है, उसका संभावना है कि उन्हें का ही नाम आ सकता है आगे। तो मैं पहले उसे बता देता हूं, आगे जो होगा अपडेट मैं उसको करेक्ट करके दे दूंगा। तो आपको बता दें कि भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी और रियो ओलंपिक की रजत पदक विजेता, जो कि रियो ओलंपिक कब कंडक्ट कराया गया था आपको मैं हमेशा बताता हूँ। रियो ओलंपिक कब कंडक्ट कराया गया था आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। रियो ओलंपिक किस ईयर में कंडक्ट कराया गया था आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो बता दो कि फिर रियो ओलंपिक में रजत पदक की विजेता पीवी सिंधु टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय दल के 2 ध्वजवाहकों में से एक की दौड़ में सबसे आगे है। इस बार भारत 23 जुलाई से शुरू हो रहे टोक्यो ओलंपिक उद्घाटन समारोह के लिए एक पुरुष और एक महिला खिलाड़ी को ध्वजवाहक बनाएगा, जिसमें महिला के रूप में हमारी पीवी सिंधु आगे चल रही है। अब देखिए पुरुष के रूप में कौन होते हैं और दोनों कौन बनते हैं। जैसे ही बनेंगे जो अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करा करके दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा
स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में बनाया जाएगा? तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने के लिए राजस्थान क्रिकेट बोर्ड को 100 करोड़ रुपए का वित्तीय अनुदान दिया है। यानी कि आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो राजस्थान के जयपुर में बनेगा, जिसके लिए बीसीसीआई ने 100 करोड़ रुपए अनुदान देने का घोषणा कर दी है। और स्टेडियम के पहले चरण के निर्माण कार्य में 24 से 30 महीने का समय लगने की संभावना है। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 अभ्यास मैच, 4 क्रिकेट अकादमी, छात्रावास आदि होंगे इस स्टेडियम में। अब देखिए, यह तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनेगा और कहाँ पे बनेगा? तो राजस्थान के जयपुर में बनेगा। तो भारत का पहला सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ है? तो भारत का सबसे पहला स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो कि आपका गुजरात में है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो कि आपका गुजरात में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न संख्या 10 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 10 है, जिसके लिए मैंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है, मैंने डायरेक्ट आंसर कर दिया हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 2021 का पुरस्कार किसने जीता? तो मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट एजेंसी 2021 का पुरस्कार हमारी इन्वेस्ट इंडिया नामक कंपनी ने जीता है। इन्वेस्ट इंडिया का कार्य क्या होता है, इसको मैं आपको पहले समझा देता हूँ। तो इन्वेस्ट इंडिया ने निवेश प्रोत्साहन एजेंसियों और बहुपक्षीय संगठनों के साथ साझेदारी की। यह क्षमता निर्माण और निवेश लक्ष्यीकरण प्रोत्साहन को और सुविधा क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को लाने के लिए कई राज्यों के साथ सक्रिय रूप से काम करता है। फिर आपका निवेश प्रोत्साहन एजेंसी क्या होता है, इसको भी समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। निवेश प्रोत्साहन एजेंसी अर्थात इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी, जिसे आईपीए के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आईपीए यानी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी एक सरकारी एजेंसी है जिसका मिशन देश, राज्य, क्षेत्र या शहर में निवेश आकर्षित करना है। आईपीए निवेश के लिए आकर्षण गंतव्य के स्थान के बारे में जागरूकता बढ़ाकर विपणन गतिविधियों का उपयोग करके यह कार्य करता है। इसके 4 मुख्य कार्य हैं: निवेश सृजन, एफडीआई होस्टिंग, देश की छवि निर्माण, परियोजना प्रबंधन और सेवा प्रबंधन करना। और यह विकसित देशों के लिए निवेश आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका कार्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स या बिजनेस कंसल्टिंग कॉरपोरेशन के समान है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के टॉप 10 करंट अफेयर्स क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक शेयर करना ना भूलें।